दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 फरवरी 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के छात्र छात्राओं के लिए एक खबर सामने आई है। जब सरकार 6 फरवरी के बाद स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति दे सकती है, इसकी जानकारी खुद बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दी है। मीडिया से बात करते हुए शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि प्राइवेट स्कूल संगठन लगातार स्कूल खोलने की मांग कर रहे हैं, शिक्षा विभाग उनकी मांगों पर विचार कर रहा है। अभी 6 फरवरी तक के लिए कोरोना की गाइडलाइंस जारी हुई है और अगला गाइडलाइंस जारी होने से पहले स्कूल को खोलने पर विचार किया जा रहा है। ऐसा संभव है कि पहले उच्च वर्ग के छात्रों के लिए स्कूल कॉलेज खोलने पर निर्णय लिया जा सकता है और उसके बाद ही प्राथमिक स्कूल को खोलने पर विचार किया जाएगा। आपको बता दूं कि हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है, इसीलिए सरकार कोरोना गाइडलाइंस में ढील देते हुए शिक्षण संस्थानों को खोलने पर विचार कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि विधान परिषद चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए में झगड़ा बढ़ गया है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी की अनदेखी के बाद बागी तेवर अपना लिए हैं। मुकेश सहनी ने रविवार को कहा है कि जरूरत पड़ी तो पीएम और सीएम मुर्दाबाद के नारे भी लगाएंगे। मुकेश सहनी ने फिर ऐलान कर दिया है कि विधान परिषद की सीट नहीं दी गई तो फिर 24 सीटों पर उनकी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी। जब मुकेश सहनी ने कहा है कि 2020 में भाजपा कमजोर थी तो हमें साथ लिया, आज मजबूत मान करके धोखा किया जा रहा है। रालोसपा तक को एक सीट दी जा रही है, जीतन राम मांझी और फिर उन्हें कमंतर आंका जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वे नीतीश कुमार के साथ है और सरकार चलाने में मदद कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने कहा है कि जो खुद को हिटलर समझते हैं उन्हें नहीं पता है कि अब हिटलर शाही नहीं चलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के कई अपराधी उत्तर प्रदेश में आतंक मचाए हुए हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिहार पुलिस मुख्यालय को उन अपराधियों की लिस्ट सौंपी है। यूपी पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी के लिए सहयोग मांगा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिन 87 अपराधियों की लिस्ट बिहार पुलिस मुख्यालय को सौंपी है, उनमें ज्यादातर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट, हत्या पॉक्सो, हत्या की कोशिश, SC/ST एक्ट और लूट जैसे कांड के आरोपी हैं। लिस्ट में शामिल अपराधियों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा अपराधी पटना के हैं, जबकि सिवान, भभुआ, छपरा, बक्सर और रोहतास के भी कई अपराधियों के नाम उस लिस्ट में शामिल है। बिहार के 23 जिलों के अपराधियों के नाम यूपी पुलिस की लिस्ट में शामिल है। जब लिस्ट में भागलपुर और कोसी सीमांचल के भी 8 अपराधी के नाम शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि कटिहार में महत्वपूर्ण चौक चौराहे पर होने वाले हर हलचल पर अब तीसरी आंखों की नजर होगी। पुलिस विभाग ने कटिहार शहर में लगे खराब पड़े सभी सीसीटीवी कैमरे ठीक करवाने के साथ साथ सभी महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी कर रही है। जहां कटिहार जिले के डीएम ने भी इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि इस मामले में पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक की गई है, जिसके बाद सीसीटीवी को इंस्टॉल करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन की योजना न सिर्फ कटिहार शहर बल्कि पूरे जिले में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है, जिसके लिए 200 कैमरे लगाए जाने की बात कही जा रही है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में मदरसा पर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। नीतीश कुमार के एक और मंत्री ने मदरसा शिक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है। भाजपा कोटे के मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि मदरसे में पढ़ने वाले लोग मौलवी ही बन सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं बन सकते। इससे पहले नीरज कुमार, बबलू और जीवेश मिश्रा ने सवाल खड़े किए थे। इस पर जदयू विधान पार्षद खालिद अनवर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह का बकवास करके एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जब पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने मदरसा की शिक्षा के संबंध में कहा कि वहां पढ़ने वाले छात्र बड़े होकर के केवल मौलवी ही बन सकते हैं। अगर सच में मुस्लिम समाज चाहता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर बने तो उन्हें मदरसे में नहीं बल्कि स्कूल कॉलेजों में पढ़ाना चाहिए। इससे पहले नीरज कुमार, बबलू और जीवेश मिश्रा ने भी मदरसा की शिक्षा पर सवाल खड़ा किए थे। इस पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि कुछ आधार होगा तभी ना सहयोगी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस दरमियान बांका और किशनगंज के मदरसे का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि इसका क्या मतलब निकाला जाए।
पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के इस बयान पर जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा है कि ये सब बकवास बातें हैं। मदरसा के बारे में जानना है तो फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद को जानिए। इन लोगों के बयान से ऐसा लगता है कि किसी खास कम्युनिटी को टारगेट करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। खालिद अनवर ने कहा है कि आज भी सिविल सर्विसेज में 5% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मदरसे में पढ़ाई की है, वे खुद भी मदरसा में पढ़े हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आरआरबी की एनटीपीसी परीक्षा के परिणाम पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर केस दर्ज होने के बाद अंडरग्राउंड चल रहे खान सर सहित 6 शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। जब पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि सभी शिक्षक थाने आकर के नोटिस नहीं लेते हैं तो उनके घरों पर नोटिस चस्पा किया जाएगा। कोचिंग संचालकों के साथ बैठक में पटना के एसएसपी डॉक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा था कि आरोपित कोचिंग संचालक को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। आपको बता दो कि केस दर्ज होने के बाद से अभी तक 6 शिक्षकों ने पुलिस से संपर्क नहीं किया है। पुलिस के मुताबिक एफआईआर आईपीसी की जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है उनमें 7 साल कम से कम सजा है। इस मामले में मौके से गिरफ्तार छात्रों को जेल भेज दिया गया है, जहां उनके बयान पर आरोपित बनाए गए लोगों की गिरफ्तारी जांच के बाद ही की जाएगी। पटना के पत्रकार नगर थाने की पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41 के अंतर्गत खान सर सहित 6 शिक्षकों को नोटिस देने की प्रक्रिया शुरू की है। एफआईआर के मुताबिक खान सर और अन्य शिक्षकों पर अभ्यर्थियों को भड़काने का आरोप लगाया है। जहां गिरफ्तार छात्रों के बयान के आधार पर शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि देश के करोड़ों किसानों को एक बार फिर से केंद्र सरकार खुशखबरी देने वाली है। दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकृत करोड़ों किसान परिवार पीएम किसान की अगले किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इसको लेकर नया अपडेट आया है। सरकार किसानों के खाते में किस्त का पैसा जल्द भेज सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार किसानों को पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त का पैसा अप्रैल महीने में भेजा जा सकता है। केंद्र सरकार किसानों को हर साल पीएम किसान योजना के तहत 6,000 रुपए की राशि प्रदान करती है। ये राशि 3 बार में 2,000 रुपए करके दी जाती है। अब तक सरकार किसानों को कुल 10 किस्तें भेज चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2022 को पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त के 2,000 रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए थे, जहां अब अगली किस्त अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में भेजी जा सकती है। बड़ी संख्या में किसान अब इस किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आपके पास अभी भी पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आया है तो फिर आप इससे जुड़े हेल्पलाइन नंबर का भी सहारा ले सकते हैं। जब पीएम किसान योजना का टोल फ्री नंबर है 1800-1155-266 और दूसरा नंबर है 155261। इस पर फोन करके जानकारी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस के बेहाली की तस्वीर हाजीपुर से सामने आई है। यहां थाने से कैदियों को जेल भेजाने के लिए गाड़ी नहीं मिली तो फिर पुलिस के जवान कैदियों को लेकर सड़क पर पैदल मार्च करते दिखे। दरअसल हाजीपुर के महुआ थाना की पुलिस ने पुलिस पर हमला करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजने की बारी आई तो फिर थानेदार ने कहा कि गाड़ी नहीं है। तब आरोपियों को जेल भेजने वाले सिपाहियों ने थानेदार से पूछा कि साहब इतनी दूर कैसे जाएं, तो एसएचओ साहब ने गुस्से से कह दिया है कि पैदल जाओ। तब क्या था, साहब के गुस्से देखकर सिपाही सहम गए। गुस्से को आदेश मानकर पैदल ही कैदियों को लेकर के थाने से निकल गए। लेकिन दिक्कत यह थी कि थाने से हाजीपुर जेल की दूरी 22 किलोमीटर से ज्यादा थी। रविवार के दोपहर थाने के सिपाही सड़क पर पैदल मार्च करके हथकड़ियों में जकड़े 4 आरोपियों को सड़क पर पैदल ले जाते दिखे। लोगों ने जब पैदल ले जाते जवानों को देखा तो फिर किसी ने वीडियो बना लिया। किसी राहगीर ने जब इसकी वजह पूछा तो जवानों ने साहब के गुस्से और फिर फरमान का हवाला देकर अपनी मजबूरी बताया और बताया है कि पैदल 22 किलोमीटर की मैराथन यात्रा पर कैदियों को ले जा रहे हैं पैदल। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता कपिल पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ करते हुए एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे हंगामा मच गया है। जहां उन्होंने कहा है कि साल 2024 तक पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाएगा। जब महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कल्याण शहर में रविवार रात आयोजित एक कार्यक्रम में पंचायती राज मामलों के राज्य मंत्री कपिल पाटिल ने कहा है कि पीएम मोदी आलू और प्याज के दाम नीचे लाने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। पाटिल ने मराठी भाषा में दिए गए
संबोधन में कहा है कि मोदी जी ने एक बार बताया था कि पीवी नरसिंहानंद राव जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने एक ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन बुलाई थी और उसमें एक कानून पास किया था। जब उनके शब्द थे, कश्मीर देश की बहुत बड़ी समस्या है। ये समस्या है क्योंकि कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान में है और कभी न कभी इसे वापस लेना चाहिए, जब तभी ये समस्या सुलझेगी। केंद्रीय मंत्री पाटिल ने कहा है कि इंतजार कीजिए, हो सकता है कि 2024 तक पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत में आ जाए। यह उम्मीद करने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि ये सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं। इसीलिए आलू, प्याज, तुअर दाल और मूंग दाल हमें इस सब से बाहर आना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून पर जारी विवाद के बीच मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बिहार में बीते कुछ महीनों में हुए जहरीली शराब कांड पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि बिहार में पहले भी लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है। ऐसे में इन घटनाओं को साल 2016 में लागू शराबबंदी कानून से जोड़कर देखना सही नहीं है। इन घटनाओं का शराबबंदी से कोई लेना देना नहीं है। ये बात अलग है कि कानून होने के बाद भी ऐसा हो रहा है। ऐसे में सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कानून में संशोधित की तैयारी चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने के लिए विभाग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में बिहार में जहरीली शराब से मौतें हुई है। इस पर कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही है। जब कुछ राजनीतिक दल इसे शराबबंदी से जोड़कर अफवाह फैला रहे हैं, जब साथ ही गलत बयानबाजी हो रही है। बिहार में साल 2016 में शराबबंदी हुई है, लेकिन उससे पहले भी तो बिहार और फिर बिहार के बाहर भी जहरीली शराब से मौतें हुई है। अभी जो जहरीली शराब से मौतें हुई है उसका शराबबंदी से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आपकी बहन बेटियां पबजी के आशिक हैं और आप उन्हें रोक नहीं रहे हैं तो फिर सावधान हो जाइए, क्योंकि पबजी गेम के मायाजाल में फंसकर के वे अपनी इज्जत गंवाने के साथ साथ अवैध संबंध बनाने वालों के ब्लैकमेलिंग की शिकार भी हो सकती है। जब पबजी गेम खेलने के दौरान एक साथी ने युवती को यानी कि लड़की को इस कदर अपने जाल में फंसाया कि 2 सालों तक लगातार उसका अवैध संबंध बनाता रहा। जब लड़की को अपनी गलती का एहसास हुआ तो फिर उसने इस चीज का विरोध किया और थाना गई, तब जाकर के आरोपी पुलिस की पकड़ में आया। ऐसे मामले का खुलासा पटना की फुलवारी शरीफ पुलिस ने किया है, जिसमें लड़की को पिछले 4 सालों से रूपसपुर थाना क्षेत्र के धनोत इलाके में रहने वाले ऋतिक राज ने एक लड़की को प्यार के जाल में फंसाया और फिर वीडियो कॉलिंग के दौरान एक अश्लील वीडियो और फिर फोटो का स्क्रीनशॉट लिया और उसी को लेकर लड़की को लगातार ब्लैकमेल करने लगा। जहां आरोपी इसके बाद अपने मन चाहे जगह बुलाकर उस लड़की का शारीरिक शोषण करने लगा। जहां युवती ने तंग आकर के पुलिस की मदद ली और फुलवारी शरीफ पुलिस के पास पहुंची। जब पुलिस की काफी मशक्कत के बाद आरोपी पकड़े में आया है। जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, यही आरोपी है। पुलिस ने जब इस आरोपी का मोबाइल देखा तो फिर एक लड़की नहीं बल्कि कई लड़कियों को पबजी के माध्यम से फंसाने का मामला सामने आया है। जहां आरोपी के मोबाइल में कई लड़कियों के साथ अश्लील वीडियो सामने आए, जिसके बाद अब पुलिस पूरी मुस्तैदी से जुट गई है। फुलवारी शरीफ थाना अध्यक्ष रफीकुर रहमान ने बताया है कि धनोत थाना रूपसपुर निवासी ऋतिक राज को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लड़के के मोबाइल से 100 से अधिक यानी कि 100 से भी अधिक युवती का लड़की का जबरन बनाया गया अश्लील वीडियो मिला है। साथ ही युवक के पास से गांजा और मेनफोर्स टैबलेट भी बरामद हुआ है। पीड़ित लड़की ने कहा कि 4 साल पहले पबजी गेम खेलने के दौरान ऋतिक राज ने हमसे जबरदस्ती दोस्ती की थी। इसके बाद मेरे साथ शारीरिक संबंध बना करके जबरन वीडियो बनाया। जहां वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए वीडियो बनाता रहा। यही नहीं रुके, बाथरूम में नहाते सोते हुए ऑनलाइन कॉल करके मेरा न्यूड वीडियो बनाता और डराता रहा। लड़की ने बताया है कि आरोपी ने मेरे मोबाइल में एनीडेक्स सॉफ्टवेयर डाल करके मोबाइल को हैक कर लिया। साथ ही मेरा मेल आईडी, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी को वह ऑपरेट करता था। लड़की के मुताबिक आरोपी ने इंस्टाग्राम पर फेक अकाउंट बनाकर उसमें न्यूड वीडियो डाल दिया और उसके बाद से लगातार डराकर पैसे मांगता था और होटल में ले जाकर के शारीरिक संबंध बनाता था और होटल का पैसा भी दिलवाता था। लड़की के इस बयान के बाद आरोपी ऋतिक राज ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसने कहा कि वे ऐसा और भी लड़कियों के साथ कर चुके हैं। करीब 100 से भी अधिक लड़कियों के साथ कर चुके हैं। लड़की के बयान पर पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बड़ी ही दुखद खबर बिहार से है, जहां बेटी की डोली उठने से पहले ही दारोगा पिता की अर्थी उठ गई और शादी की खुशी गम में बदल गई।
दरअसल मामला बिहार के औरंगाबाद रोहतास से जुड़ा हुआ है, जहां हत्या के 2 आरोपियों को पकड़ने गई औरंगाबाद जिले के दाऊद नगर पुलिस टीम पर अपराधियों और फिर ग्रामीणों ने हमला कर दिया और उस हमले में गंभीर रूप से घायल दारोगा वीरेंद्र पासवान की पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई। जब मृतक वीरेंद्र पासवान रोहतास जिले के शिव सागर थाना क्षेत्र के सांडिहा गांव के रहने वाले थे। मिली जानकारी के अनुसार 16 फरवरी को वीरेंद्र पासवान ने अपनी बेटी की शादी तय की थी। इसके लिए कार्ड भी छप गया था और सभी रिश्तेदारों एवं हित प्रेमियों के बीच कार्ड बांट भी दिया गया था। जब पर अपनी बेटी का कन्यादान करने से पहले ही उनकी अर्थी उड़ गई। जब उनकी मौत के बाद पूरे परिवार में हाहाकार मचा हुआ है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, वहीं गांव में भी मातम छाया हुआ है। दोस्तों बात करते हैं कि इस बार फरवरी में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 12 दिन बंद रहेंगे। जहां ग्राहकों को किसी भी परेशानी से बचने के लिए इन तारीखों को याद रखना चाहिए। जहां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने 3 ब्रैकेट में छुट्टियों को अधिसूचित किया है। इनमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत हॉलीडे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और फिर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के तहत हॉलीडे और बैंक अकाउंट क्लोजिंग करने के लिए हॉलीडे। पीएसयू बैंकों, सहकारी बैंकों और देश भर के क्षेत्रीय बैंकों सहित सभी बैंक इन लिस्टेड छुट्टियों पर बंद रहेंगे। लिस्टेड छुट्टियों के अलावा बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार और सभी रविवार को भी बंद रहते हैं। हालांकि बैंकों की छुट्टियां एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग अलग होती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में 7 फॉरेंसिक वेन और प्रयोगशालाओं के लिए 218 पदों पर बहाली की जाएगी। इसको लेकर गृह विभाग ने स्वीकृति दे दी है। जहां खबर के अनुसार वर्तमान में फॉरेंसिक वेन की व्यवस्था पटना में 2, मुजफ्फरपुर में 2, भागलपुर में 2 और पूर्णिया में 1 की गई है। इन फॉरेंसिक वेन के संचालन के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक, सहायक, प्रयोगशाला वाहक और क्लर्क से लेकर के चालक तक के 218 पद सृजित किए गए हैं। आपको बता दूं कि इन फॉरेंसिक वेन के शुरू होने से हत्या और तमाम जघन्य अपराध समेत कई तरह के संगीन अपराध के मामले में डीएनए जांच आदि करने में आसानी होगी और अपराधियों को आसानी से पहचाना जा सकेगा। इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। वहीं सृजित किए गए पदों पर मार्च तक बहाली शुरू की जा सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार के समस्तीपुर जिले में एक बार फिर हथियार के बल पर लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। मामला मुसरी घराड़ी थाना क्षेत्र के हरपुर एलॉट इंस्टाकार्ट के दफ्तर का है। यहां रविवार की देर रात आधे दर्जन नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर लाखों रुपए लूट लिए और ऑफिस के स्टाफ के साथ मारपीट भी की। यह घटना को अंजाम देकर बदमाश आराम से फरार हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि हरपुर एलॉट में स्थित इंस्टाकार्ट कंपनी में आधे दर्जन नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने वॉचमैन को पिस्तल की नोक पर शटर खुलवा करके अंदर घुस गए। इस दौरान बदमाशों ने कंपनी के अंदर रखे 8 से 10 लाख रुपए लूट लिए। दोस्तों बात करते हैं कि सरकार ने सामान्य दूरसंचार नेटवर्क के साथ ही इंटरनेट के जरिए विदेश से की जाने वाली कॉल, सैटेलाइट फोन कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल और फिर संदेशों को कम से कम 2 साल के लिए सुरक्षित रखने को अनिवार्य कर दिया है। यह दूरसंचार विभाग ने यह कदम पिछले दिसंबर में एकीकृत लाइसेंस में किए गए संशोधन के बाद उठाया है। उसमें कॉल डाटा रिकॉर्ड के अलावा इंटरनेट ब्यूरो के 2 साल के लिए सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया गया था। पहले यह प्रावधान सिर्फ 1 साल के लिए ही लागू था। एकीकृत लाइसेंस धारक कंपनियों में भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन जियो, बीएसएनएल है। ये सभी कंपनियां ग्राहकों को सैटेलाइट फोन सेवाओं को छोड़कर सभी तरीके की दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में पछुआ हवा का प्रभाव बना हुआ है, जिसके कारण बिहार शीतलहर की चपेट में है तथा जनवरी के अंतिम समय में भी लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही है। वहीं मौसम विभाग ने बिहार के पटना, गया, नालंदा, बक्सर सहित 17 जिलों में एक बार फिर से बारिश होने की संभावना जताई है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। 3 फरवरी को बिहार के इन जिलों में बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि 3 फरवरी को बिहार के पटना, गया, नालंदा, बक्सर, शेखपुरा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद से भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण और गोपालगंज जिले में गरज के साथ हल्की से मध्यम स्तर से की बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पछुआ हवा की गति में कमी आने के बाद बिहार में 2 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री की वृद्धि होगी, जिसके कारण लोगों को ठंड और शीतलहर से थोड़ी राहत मिलेगी और धीरे धीरे ठंड से छुटकारा मिलेगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार से उत्तर प्रदेश के बीच कई रूट पर बस सेवा शुरू होने जा रही है। इसको लेकर परिवहन विभाग तैयारी कर रहा है। खबर के अनुसार यूपी बिहार के बीच नई बसें शुरू होने से पटना, गोरखपुर, बक्सर, देवरिया समेत कई शहरों को फायदा होगा। इससे लोगों का आवागमन सुगम हो जाएगा और वो बस से भी सफर कर सकेंगे। इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि पटना से बलिया के बीच 14, पटना से गोरखपुर के बीच 11, पटना से वाराणसी के बीच 8 और पटना से देवरिया के बीच 7 परमिट किया गया जाएगा। वहीं बिहार के अन्य कई शहरों से भी उत्तर प्रदेश के लिए नई बसें शुरू की जा सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बिजली का कनेक्शन लेना अब पहले से ज़्यादा महंगा होगा। जब बिजली कंपनियों ने सीजनल कनेक्शन चार्ज में 5 से 30% तक का इजाफा करने का फैसला किया है। जब बिजली कंपनी की तरफ से बिहार विद्युत विनियामक आयोग को इस बात का एक प्रस्ताव दिया है। जहां आयोग की मंजूरी मिलने के बाद अप्रैल महीने से बढ़ी हुई दरें लागू हो जाएगी। बिजली कंपनियों की तरफ से दिए गए प्रस्ताव के मुताबिक सीजनल कनेक्शन कम से कम 3 महीने और अधिकतम 1 साल से कम अवधि के लिए दिए जा पाएंगे। कंपनी की तरफ से दिए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि अगर कोई साल भर में केवल 3 महीने के लिए ही बिजली कनेक्शन लेना चाहता है तो फिर उन्हें सामान्य बिजली दर के अलावे 30% ज्यादा राशि देनी होगी। यह राशि उसी श्रेणी के मुताबिक वसूली जाएगी जिस श्रेणी में उपभोक्ता बिजली कनेक्शन लेंगे। इतना ही नहीं, अगर कोई 3 महीने से 6 महीने के बीच का कनेक्शन लेगा तो उसे सामान्य बिजली दर के अलावा 20% अतिरिक्त राशि देनी होगी। जब 6 महीने से अधिक और फिर 9 महीने तक के लिए कनेक्शन लेने पर 15% अतिरिक्त राशि देनी होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में घर बनाने के लिए जो सामान आते हैं उसके दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। जैसे सीमेंट, स्टोन, चिप और लोहे के साथ ही ईंट की भी कीमत बढ़ गई है। इससे कीमतों की लागत में 10% तक की वृद्धि का अनुमान है। जाहिर है मकान का सपना जेब पर और भारी पड़ेगा। जहाँ विक्रेताओं का कहना है कि हाल के दिनों में भवन निर्माण सामग्री की कीमतों में वृद्धि हुई है। बालू को छोड़ दे तो फिर सभी सामानों के दाम बढ़ गए हैं। क्रेडाई के बिहार के अध्यक्ष मणिकांत ने कहा है कि जिस हिसाब से भवन निर्माण सामग्रियों की कीमत बढ़ी है उससे मकानों की लागत 10% तक बढ़ जाएगी। जब 50 लाख रुपए के फ्लैट अब 55 लाख रुपए में मिलेंगे। 1 करोड़ रुपए के फ्लैट अब 1 करोड़ 10 लाख रुपए में मिलेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार अब बिहार में चल रहे मदरसों के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई, ई बुक और ई लाइब्रेरी आदि की सुविधा मुहैया कराने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की ओर से मदरसों को स्मार्ट बनाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। जब विभाग ने 100 बेड की क्षमता वाले छात्रावास एवं कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण, कंप्यूटर लैब, ई लाइब्रेरी की स्थापना को 28 करोड़ 61 लाख रुपए मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा और वैशाली जिले को जारी किया है। जी हां, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने बताया है कि बिहार के सभी मदरसों में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर के ई बुक की सुविधा मिलेगी। जब मोबाइल ऐप में कक्षावार सिलेबस, मॉडल पेपर और सॉल्यूशन बुक भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मोबाइल ऐप में कई और खूबियों को भी समाहित करने जा रही है। इससे बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा का लाभ लेने में मदद मिलेगी। इसीलिए बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना के तहत बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए मदरसों को हर स्तर पर विकसित किया जा रहा है। मंत्री जमा खान ने बताया है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी मदरसों में आधारभूत संरचना विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भी जल्द भरने की तैयारी हो रही है। हर एक जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण कार्य में तेजी लाई जा रही है। इन विद्यालयों में आधुनिक शैक्षणिक प्रणाली के तहत बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था होगी। अगले साल तक सभी जिलों में ऐसे विद्यालयों का निर्माण पूरा हो जाएगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में दरभंगा, पश्चिमी चंपारण और वैशाली जिले के मदरसों में 5 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से आधारभूत संरचना के तहत कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी आदि विकसित किया जा रहा है। वहीं मधुबनी, मुजफ्फरपुर और कटिहार के मदरसों में छात्रावास निर्माण के लिए 22 करोड़ 77 लाख रुपए दिए गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। जहां राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में केंद्र सरकार के कार्यों का लेखा जोखा पेश किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत में बन रहे वैक्सीन पूरी दुनिया को महामारी से मुक्ति करने और फिर करोड़ों लोगों का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि टोक्यो ओलंपिक के दौरान हम सभी ने भारत की युवा शक्ति की क्षमताओं को देखा है। इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत ने 7 मेडल जीते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के पटना, पूर्णिया, नालंदा सहित सभी जिलों में सरकारी जमीन से कब्जा हटाया जाएगा। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। खबर के अनुसार विभाग सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए लोगों का डाटा तैयार कर रही है। साथ ही साथ सभी जिलों के अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है कि वे सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किए गए लोगों को जल्द से जल्द हटाएं। आपको बता दूं कि सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए सरकार ने सभी अंचलाधिकारी से अनुमंडल अधिकारी तक के अधिकारी को समहर्ता का अधिकार दे दिया है। ये अधिकारी भी अतिक्रमणकारियों से जवाब तलब कर सकेंगे। इतना ही नहीं, बिहार में अब कोई भी जालसाज सरकारी जमीन को बेच नहीं सकते हैं। किसी व्यक्ति के नाम से इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। साथ ही साथ सरकारी जमीन या फिर जल स्रोतों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों को भी जेल भेजा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में एक बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ऐसे में इन कामगारों को कई बार बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन सभी परेशानियों को देखते हुए साल 2021 में केंद्र की मोदी सरकार ने एक बेहद खास योजना की शुरुआत की। इस योजना का नाम ई श्रम कार्ड योजना है। इस योजना की शुरुआत मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए की गई है। आपको बता दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक देश के 24 करोड़ मजदूरों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। सरकार का ये लक्ष्य है कि कम से कम 38 करोड़ मजदूरों इस योजना से जुड़े और फिर इसका लाभ प्राप्त करें। ऐसा ही एक सवाल है कि ई श्रम कार्ड के रजिस्ट्रेशन कराते वक्त कोई व्यक्ति असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हो लेकिन बाद में वह संगठित क्षेत्र से जुड़ जाएगा तो फिर क्या उसे ई श्रम कार्ड का फायदा मिलेगा या नहीं? तो चलिए जानते हैं इस सवाल का जवाब आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि अगर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद असंगठित क्षेत्र का मजदूर संगठित क्षेत्र में चला जाता है तो फिर उसे केवल वही फायदा मिलेगा जो किसी संगठित क्षेत्र के मजदूरों को मिल सकते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर ही इस कार्ड का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा संगठित क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति इसका लाभ नहीं उठा सकता है। सरकार ने यह साफ तौर पर बता दिया है कि सब्जी और फल बेचने वाला व्यक्ति, प्रवासी मजदूर, ईंट भट्टा मजदूर, मछुआरे, नाई, सड़क पर सामान बेचने वाला व्यक्ति, मनरेगा वर्कर्स, ऑटो चालक, रिक्शा चालक, घर की नौकरानी, कृषि मजदूर आदि जैसे काम करने वाले लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दूं कि ई श्रम कार्ड बनवाने की प्रक्रिया बेहद आसान है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप श्रम पोर्टल की वेबसाइट eShram.gov.in पर लॉगिन करके आवेदन करें। कार्ड बनवाने के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इसके लिए आधार नंबर जमा करना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून सफल हो, इसको लेकर राज्य सरकार ने शिक्षकों को नई जिम्मेदारी सौंपी है। शुक्रवार को शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि अब सरकारी शिक्षक मद्य निषेध विभाग के नंबरों पर कॉल करके क्षेत्र के शराब माफियाओं और फिर शराबियों के संबंध में जब सूचना देंगे। विभागीय आदेश के बाद पूरे बिहार भर के शिक्षकों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इधर विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठा दिया है। इसी क्रम में रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधान पार्षद संजीव श्याम सिंह ने शिक्षकों से पियक्करों की जासूसी कराने वाले सरकारी आदेश को बेतुका और अतार्किक बताया है। साथ ही शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से आदेश को रद्द करने की मांग की है। इस बारे में उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पत्र जारी किया है। पत्र में उन्होंने कहा है कि सरकारी शिक्षकों को पहले ही काफी जिम्मेदारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी शिक्षकों से पठन पाठन कार्य के अलावा जनगणना समेत कई अन्य कार्यों में सहयोग लिया गया है जो कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। वहीं बीते 2 सालों से कोरोना काल होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में सरकार की पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई कैसे पूरी हो सके। जेडीयू नेता ने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश बेतुका और अतार्किक है। जब पुलिस इस काम को कराने में सफल नहीं हो पा रही है तो फिर शिक्षक कैसे इस काम को कर पाएंगे? इससे उनके जान को खतरा हो सकता है। ऐसे में विभाग इस फैसले को वापस लें। दोस्तों बात करते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम ने सोमवार को केंद्र सरकार के खिलाफ विश्वासघात दिवस मनाया। एसकेएम ने यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा के अनुसार आंदोलन स्थगित करने के मौके पर सरकार के साथ जो समझौता तय हुआ है उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिसके खिलाफ ये दिवस मनाया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम एक ज्ञापन भी जिलाधिकारियों और फिर तहसीलदारों को दिया है। ज्ञापन में नाराजगी जताते हुए वादे पूरे न होने पर दोबारा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी भी दे दी है।
इसके अलावा किसानों ने ज्ञापन में सभी वादों को लिखकर राष्ट्रपति को उनकी ज्ञापन भी दे दी है। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया है कि ये बताते हुए हमें बेहद दुख रोष हो रहा है कि एक बार फिर से देश में किसानों के साथ धोखा हुआ है। भारत सरकार ने 9 दिसंबर के जिस पत्र में के आधार पर हमने मोर्चे उठाने का फैसला किया था, सरकार ने उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया है। इसलिए पूरे देश के किसानों ने आज विश्वासघात दिवस मनाने का फैसला किया है। वहीं सरकार की कथनी करने का अंतर आप स्वयं देख सकते हैं। सरकार उनके विश्वास को ना तोड़े, सत्ता किसान के धैर्य की परीक्षा लेना बंद करे। आप केंद्र सरकार को उसके लिखित वादों की याद दिलाते हुए उन्हें जल्द से जल्द पूरा करवाएं। यदि सरकार अपने लिखित आश्वासन से मुकर जाती है तो फिर किसानों के पास आंदोलन को दोबारा शुरू करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार के पशुपालन मंत्री के बाद हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी विधान परिषद की सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी जताई है। जब बिहार बोधगया में मीडिया से बात करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा है कि सीट बंटवारे पर एनडीए में शामिल सभी नेताओं से चर्चा होनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अगर चर्चा भी होती है तो फिर हम अपने लिए कोई सीट नहीं मांगते, हम सभी की सहमति पर अपनी सहमति दे देते, लेकिन हम लोगों की अनदेखी की गई है, ये सही नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि जब हम आरजेडी के साथ महागठबंधन में थे तो फिर वहां भी हमसे बिना कोई बात किए लोग खुद निर्णय ले लेते थे। यही वजह है कि हम महागठबंधन से अलग हो गए। अभी एनडीए द्वारा एमएलसी चुनाव को लेकर हमसे कोई राय नहीं ली गई है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि ये सुनने में आया है कि एमएलसी चुनाव में 40 से 50 हज़ार रुपये लेकर के वोट खरीदा जा रहा है। हमारे पास कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो इतना पैसा दे। विधायक और सांसद के चुनाव में भी हम लोग कोई पैसा खर्च नहीं करते हैं। हम लोग जनता के प्यार से जीतते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा गरीबों की पार्टी है। ऐसे में अगर हमें एक सीट मिलता भी तो हम चुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी पार्टी पैसे देकर वोट लेने में सक्षम नहीं है। जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वे लोग पैसे के माध्यम से वोट बनाने में लगे हुए हैं। वहीं आने वाले बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बजट में महंगाई को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। जब सभी लोग यही उम्मीद रखते हैं कि बजट में सामानों के दाम ना बढ़े, क्योंकि गरीब मजदूर और मध्यम वर्ग के लोगों के सक्षम महंगाई आज सबसे बड़ी समस्या है। इसके अलावा जीएसटी सहित कई तरह के टैक्स से व्यापारी परेशान हैं। इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि बजट में महंगाई पर कंट्रोल करने की दिशा में काम करें। दोस्तों बात करते हैं कि सुबह सुबह पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के निजी और सरकारी आवास के बाहर भारी बवाल खड़ा हो गया। कई वर्षों से वेतनमान और फिर नौकरी अस्थायी करने की मांग कर रहे ग्राम रक्षा दल यानी कि पुलिस मित्र के कर्मियों ने मंत्री के निजी और सरकारी आवास को घेर लिया। बैनर, लाठी, पेट्रोल, डीजल, टायर के साथ प्रदर्शनकारी मंत्री आवास के बाहर बवाल काटने लगे। दरअसल बीते दिनों बीजेपी कार्यालय के बाहर भी ग्राम रक्षा दल के कर्मियों ने प्रोटेस्ट किया था। हालांकि पुलिस के द्वारा बल प्रयोग करते हुए उन्हें खदेड़ दिया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय वाली 24 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इस इलेक्शन में कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के बीच बात नहीं बन पाई है। शनिवार को तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया था कि वे एमएलसी चुनाव के लिए बिहार में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन केंद्र में है, बिहार में अभी ऐसा कोई चुनाव नहीं है। अब रविवार को आरजेडी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि विधान परिषद की 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव ने प्रत्याशी तय कर दिया है। जब सभी प्रत्याशियों ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। कांग्रेस है तौबा ना मचाए। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस अपनी जमीनी हकीकत को समझे और जो लड़ाई है उसे कमजोर ना करे। मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि सीट कोई सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है जो जैसे तैसे सबको बांट दिया जाए। जब कांग्रेस की जीत के कारण उपचुनाव में दोनों सीटों पर नुकसान हुआ है। जब कांग्रेस को कितना वोट मिला उनकी हैसियत इसी से पता चलता है। राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग कांग्रेस के साथ हैं। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।